हेलो बच्चों, और तुम्हारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। मुझे पता है तुम लोग काफी खुश हो गए, लेकिन मैंने जैसे अब वादा किया था कि जैसे ही तुम्हारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम होंगे मैं सजेस्टेड आंसर लेके आऊंगा अकाउंट्स का। तो आज तुम्हारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो गए एंड हियर इज द सजेस्टेड आंसर ऑफ अकाउंट। पूरा डिटेल ऑफिशियल मतलब एकदम सजेस्टेड आंसर रहने वाला है। एक एक चीज मैंने यहाँ पे बताई है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे पूरे ट्रू और फॉल्स है, फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे थ्योरी के आंसर्स है, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन के विद वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बताया। जितने भी क्वेश्चन है सबकी विद वर्किंग नोट, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिए हैं मैंने ये सजेस्टेड आंसर में, जहां पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बन पाते थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 2 अल्टरनेटिव आंसर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो तुम देख सकते हो। और उसके बाद डेफिनेटली पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। यानी इट इज अ फुल फ्लेज सजेस्टेड आंसर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स मई 2025 का अटेम्प्ट, ठीक है। सर ये पीडीएफ हमको कहाँ से मिल सकता है? जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तुम वो टेलीग्राम चैनल में जाओगे, मैं डायरेक्टली मैसेज की भी लिंक लगा दूंगा। डायरेक्टली वो मैसेज पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली पीडीएफ की लिंक ओपन हो जाएगी और पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने तुम्हारे को टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है, तो तुम वहां से भी देख सकते हो। उसके अलावा ये वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा कि क्या तुमको वो लॉजिक लगा के सॉल्व करने चाहिए थे, कहाँ गलती हुई तुम्हारा, कहाँ माइंडसेट गलत गया, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। जिन्होंने अभी फाउंडेशन की एग्जाम्स दिए उनको पता नहीं है आगे इंटरमीडिएट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, तो ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। तो ये वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एक ब्रीफ क्रक्स लग जाएगा कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पीडीएफ तुम डायरेक्टली मेरे नीचे लिंक में देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की ये लिंक मैंने दी है, वहां पे है, या डायरेक्टली मैसेज की भी लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। तो फटाफट फटाफट अपन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरे डिस्कस करके सबके तुमको आंसर्स बताऊंगा, और यहाँ पे सजेस्टेड आंसर्स अपन क्रॉस वेरीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले तो तुम्हारे ट्रू और फॉल्स आए थे। ट्रू और फॉल्स में पहला ट्रू और फॉल्स था, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, यानी ये हो गया था फॉल्स। ये वाला आंसर फॉल्स आ गया, ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मींस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट। करेक्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर तुम जो भी करेंसी फॉलो करो, सपोज इंडियन की रूलिंग करेंसी है रुपीज, अगर तुम रुपीज में बना रहे हो तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज में ही बनाने पड़ेंगे। मतलब एक ही मॉनेटरी यूनिट फॉलो करोगे, तो इसका आंसर आया था ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या था देखो, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स वाज, इफ सोसाइटी इज अ एनपीओ हैज सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब कोई ऐसी बिजनेस कर रहे हैं, एनपीओ बिजनेस कर सकता है क्या? मैंने बहुत सारे एग्जांपल क्लास में दिए। यस, एनपीओ बिजनेस कर सकता है। इसके कितने मैंने तुमको एग्जांपल दिए, ठीक है। इस्कॉन ट्रस्ट वगैरह ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए, ठीक है। बट वो सिनेरियो में मैं फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उनकी डायरेक्टली नेट इनकम लेके जाऊंगा, उसका अपन सेपरेट ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, और वहां से जितना नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ पे लेके आऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मेरे को ट्रू इनकम पता लगनी चाहिए उसके लिए, है ना। तो इसका भी आंसर ट्रू आ गया था। नेक्स्ट क्या था, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कैसे शेयर करेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अपन प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, ना कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। तो ये भी आ गया था फॉल्स। एलएलपी हैव टू डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर रेसिडेंट इन इंडिया। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए, बट रेसिडेंट दोनों रहना जरूरी नहीं है, एक भी रेसिडेंट हो तो चलेगा, इसलिए ये हो गया था फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोला था देखो, एनपीओ कैन डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस अमंग इट्स मेंबर। ये हो गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि एनपीओ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता सरप्लस को, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे सजेस्ट आंसर में लिखा हुआ देखो, पहला फॉल्स, उसके बाद 2 ट्रू, फिर उसके बाद फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एक एक मैंने डिटेल में, अगर तुम देखोगे यहाँ पे रीजंस भी अच्छे से मेंशन किए, तो कि तुमने कैसा रीजन लिखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर तुमको याद हो, मैराथन ली थी मैंने, मैराथन में चैप्टर 1 का रिवीजन लिया था, वहां पे अपन ने पढ़ा भी था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर वाज मेनली 2 ऑब्जेक्टिव। एक तो ऑब्जेक्टिव था मेरा कंपैरेबिलिटी कर सकता हूं मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जैसे 2 चीजें कंपेयर कर सकता हूं। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी हर जगह पे फॉलो होगी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा ये अकाउंटिंग पॉलिसी करो, तो अकाउंटिंग पॉलिसी उसी तरीके से फॉलो होनी चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के जैसे एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हर जगह फॉलो होने लगे, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था थ्योरी का, अगेन डिफरेंस बिटवीन द लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अपन ने बच्चों मैराथन में लिया था डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी का क्रक्स तो तुमको लग गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी अपन रिकॉर्ड नहीं करते थे। अच्छा, लायबिलिटी अपन वैसे भी रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी मेरे लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। उसके बेसिस में यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये आंसर तुम दोनों तरीके से प्रेजेंट करते हो। मॉड्यूल में पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुम पैराग्राफ फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने कॉलमनार फॉर्मेट में, मतलब एक एक पॉइंट वाइज दोनों के डिफरेंशिएट लिख के आए, तो भी तुम्हारा आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। दोनों भी के तरीके से तुमको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वाज इन्वेंट्री का क्वेश्चन। इन्वेंट्री का काफी इजी क्वेश्चन था, आफ्टर वाला क्वेश्चन था। अगर तुमको आफ्टर के रूल्स याद हो, बिफोर में परचेस ऐड होता तो आफ्टर में परचेस लेस होगा, आफ्टर में परचेस लेस तो सेल्स ऐड, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न लेस, सेल्स रिटर्न ऐड लेस तो परचेस रिटर्न ऐड। ठीक है, इस तरीके से पूरे रूल लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दो चीज दिया है, एक तो क्रेडिट सेल और कैश सेल। सर मेरे को सेल क्या कंसिडर करनी पड़ेगी? बच्चों यहाँ पे मैं दोनों सेल कंसिडर करूंगा, कैश सेल भी कंसिडर करूंगा और क्रेडिट सेल भी कंसिडर करूंगा। यानी मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल कितनी हो जाएगी? टोटल सेल हो जाएगी 95,000। बच्चों परचेज भी यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों है, मैं तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई बाइफर्केशन नहीं करता था। अगर तुमने मॉड्यूल का क्वेश्चन देखा होगा तो मॉड्यूल में उन्होंने कैश वाला ब्रैकेट में लिख दिया था। बच्चे ब्रैकेट में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने वहां भी बताया था कैश और क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है, टोटल सेल कंसिडर करना है। तो टोटल सेल होगी 95, टोटल परचेस हो गया 40,000। अच्छा, सेल क्या लूंगा? मैं सेल नहीं लूंगा बच्चों, मैं ले लूंगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए नीचे इन्होंने परसेंट दे दिया 20% ऑन सेल। अब देखो प्यार भी दिया सेल का, सेल का प्यार दिया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब डायरेक्टली कितना बोला था? 20%, तो 95,000 लेस 20% कर दूंगा तो आ जाएगा 76,000 और 40,000 तो डायरेक्टली मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो वही देखो, सबसे पहले तो यही दो बातें मैंने कंसिडर किया। सजेस्ट आंसर में आ जाओ, देखो ध्यान देना। एक तो हो गया ये 76,000 ऐड हो गया, आफ्टर में सेल्स ऐड होगा, आफ्टर में सेल्स ऐड तो परचेस लेस हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एक तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 30,000, ये सेल वैल्यू है। मेरे को बच्चों अगर मैं इन्वेंट्री में ऐड करूंगा तो कॉस्ट पे करूंगा, सेल वैल्यू पे नहीं करता हूँ। ठीक है, वर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 4 वीक, ही रिटर्न 25%। अब देखो मैंने 100% भेजा, इसमें से 25% रिटर्न आ गया, तो अभी भी कितने हैं? मैंने जो डेट पे इन्वेंट्री काउंटिंग किया, देखो बिफोर आफ्टर केस में कैसे देखता हूँ, जो डेट पे मैं गोडाउन के अंदर गया, यहाँ पे मैं गोडाउन के अंदर कब गया? 15 अप्रैल। तो मेरे को सारी एडजस्टमेंट बिफोर आफ्टर की कब के हिसाब से करनी पड़ेगी? 15 अप्रैल के। तो 15 अप्रैल को सिर्फ कितने रिटर्न आए? 25%। यानी 75% भले ही बाद में अप्रूव हो गया और बिल हो गए 25 अप्रैल को, लेकिन 15 अप्रैल के बाद बिल हुए। यानी 15 अप्रैल वाले डेट पे के दिन अगर तुम देखोगे तो 15 अप्रैल वाले डेट के दिन वो इन्वेंट्री जो थी 75%, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास क्या हो जाएगा बच्चों? मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड होगा। तो 30,000 का 75% अगर ये देखोगे तुम तो ये आएगा टोटल 22,500। लेकिन 22,500 अगेन सेल वैल्यू है, मेरे को चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट इसमें से और 20% लेस कर दूंगा, यानी 18,000 रुपए मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, 18,000 रुपए मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड। अच्छा, नेक्स्ट था कंसाइनमेंट बेसिस पे मेरे को रिसीव हुए। कंसाइनमेंट बेसिस पे मेरे को रिसीव हुए मतलब किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास, किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास बच्चों अपन क्या करते हैं? लेस। यानी यहाँ पे 10,000 है, लेकिन 50% मैंने सेल कर दिया 31 मार्च और 25% सेल कर दिया 15 अप्रैल। अपन बिफोर आफ्टर के एडजस्टमेंट कौन से डेट पे देखते हैं? 15 अप्रैल को कितना बाकी है? कितना बाकी है? 50 और 25 सोल्ड हो गया, यानी कितना बाकी है? अगर तुम देखोगे तो मेरा टोटल बाकी रहता है 25%, तो 10,000 का 25% 2,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2,500 कॉस्ट है, 2,500 रुपये कॉस्ट में है ना, मैं किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास लेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे 2,500 लेस हो जाएंगे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था 201,500। तो जिसका भी एग्जाम में 201,500 एग्जाम में इन्वेंट्री का आंसर आया, एकदम परफेक्ट आंसर था। तो जिसका भी आंसर आया होगा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे तुम देखोगे इन्होंने रेक्टिफिकेशन पूछा, एक एक रेक्टिफिकेशन के। ठीक है, जर्नल एंट्रीज काफी इजी जर्नल एंट्रीज है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आर अमाउंटिंग 10,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन थ्रू सेल्स बुक। अब देखो परचेज की एंट्री थी, परचेज बुक में गया मतलब आर भी गलत। अच्छा, अगर यहाँ पे लाइन ऐसी दे देता, इफ आर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, तो मैं आर की भी पोस्टिंग करेक्ट मानता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, परचेज बुक में गलत, तो परचेज बुक की एंट्री सेल बुक में गई, सेल बुक गलत तो आर का अकाउंट भी गलत गया। ठीक है, तो मेरे को पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स बच्चों क्रेडिट होता तो सेल्स को डेबिट कर दूंगा, परचेस एक्चुअल में डेबिट हो जाएगा, टू आर चले जाएगा, टोटल 20,000, क्योंकि आर सेल बुक में गया मतलब एंट्री होगी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन होना चाहिए क्या था? परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, यानी आर रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में डबल से अपोजिटिव है, मतलब आर के अकाउंट में इंटू 2 करके 20,000 रुपए जाएंगे। तो इसकी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री अगर मैं तुमको बताऊं तो डायरेक्टली क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट 10,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000, टू आर अकाउंट 20,000। ठीक है, तो वही एंट्री हो जाएगी। देखो सेल अकाउंट डेबिट 10,000, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000, टू आर अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट काफी इजी था। फर्नीचर परचेज फॉर द ऑफिस यूज अमाउंटिंग 25,000 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में गया, रिवर्स कर दूंगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगी एंट्री? फर्नीचर टू परचेज। माइनर रिपेयर्स टू फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, फर्नीचर को जाना नहीं चाहिए था, रिपेयर्स टू फर्नीचर आ जाएगा। वेजेस पेड फॉर द वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर चार्ज टू वेजेस, वेजेस को जाना नहीं चाहिए था, एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर टू वेजेस। ठीक है, देख लो ये तीनों की भी फर्नीचर के काफी इजी एंट्रीज है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे क्या एंट्री होगी, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस,
रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर टू वेजेस। अच्छा अगर तुम नेक्स्ट वाला पूछते तो नेक्स्ट वाला पूछा हुआ था ड्राइंग के पैसे थे मैंने ऑडिट फीस में चार्ज कर दिया, ऑडिट फीस में ड्राइंग के पैसे चार्ज कर दिया, ड्राइंग डेबिट कर दो, ऑडिट फीस क्रेडिट कर दो। बैड डेप रिकवर्ड हुए, बैड डेप रिकवर्ड हुए पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन को चले गए थे। ऐसे सिनारियो में मैं क्या करता हूँ, जब भी बैड डेप रिकवर्ड होते हैं, बैड डेप रिकवर्ड मेरे लिए इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू एंड इंक्रीज इन द रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, मतलब मेरा बैड डेप रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दो। मोहन के अकाउंट में जाने ही नहीं चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे मोहन हो गया डेबिट, तो मेरी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री बन रही थी मोहन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिकवर्ड। बच्चों सिर्फ डिस्कशन है इसलिए फटाफट फटाफट बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थी एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, उसके एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री रिकॉर्ड कर लिया, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस एंट्री कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या था, देखो नेक्स्ट ये था मेरा सेल्स रिटर्न, मैंने गलती से सेल मान लिया, तो सेल को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया, तो चलेगा सस्पेंस। देखो यहाँ पे आके बताता हूँ एक बार ये वाली, देखो ध्यान देना। Goods amounting 1000 written by customer G and company were entered in the sales day book posted thereof credit of his account। अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन एक्स्ट्रा में बोला, उसका अकाउंट सेल्स रिटर्न में क्रेडिट ही होना चाहिए था। एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या टू जीजी अकाउंट, जी एंड कंपनी अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया, क्या बोल दिया क्वेश्चन में, कि उनका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके अकाउंट में दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत है सेल्स डे बुक क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स डे बुक को डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो, टू आ जाएगा सस्पेंस। यानी ये जो पहले वाला है ना, ये वाला सिनारियो अलग है, क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं था कि आर का अकाउंट करेक्ट पोस्ट हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया जी एंड कंपनी का अकाउंट करेक्ट पोस्ट हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऊपर भी बच्चों दो ऑप्शन थे, कॉस्ट और सेल प्राइस, लेकिन जब मैं फ्री सैंपल बांटूंगा तब किस पे रिकॉर्ड करता हूँ, कॉस्ट पे, तुमको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 डेबिटेड रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, एंट्री क्या होती है देखो ध्यान देना, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक मेरी होती है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स रिसीवेबल डेबिट नहीं होना चाहिए था, डेटर डेबिट कर दो और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दो। देखो वही हो गया, एसेंस एंड कंपनी डेटर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा बिल रिसीवेबल रॉन्गली चार्ज टू बिल पेबल बुक, बिल पेबल बुक गलत तो जैक भी गलत, तो जैक को डबल से इफेक्ट दिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट बिल्स पेबल डेबिट, इस तरीके से यहाँ पे आंसर हुआ। काफी इजी क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन का, तुमको डेफिनेटली आसानी से 10 में से 10 आए होंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों ध्यान देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है 31 मार्च। अब 31 मार्च देख के तुमको एसीबी वाला चालू होता है कि एसीबी से करना है क्या, यहाँ पे एसीबी से क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ, तो जब पासबुक इनिशियल है मतलब पासबुक से स्टार्ट करूंगा, पासबुक से स्टार्ट करूंगा मतलब एसीबी का नाम ही नहीं आता, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर यहाँ पे एसीबी आएगा क्या, बच्चों यहाँ पे एसीबी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट होगा पासबुक से, ठीक है। यानी देखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा बच्चों, बताओ बच्चों, पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब बैंक को आना बाकी, मतलब ये हो गया ओवरड्राफ्ट, यानी ये ओवरड्राफ्ट वाला सिनारियो है। यानी देखो यहाँ पे पासबुक कम ज्यादा कर सकता क्योंकि पासबुक से स्टार्ट कर रहा, लेकिन जो भी रूल आएंगे मेरे को उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक्स वर्थ ₹1000 डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक बाय कस्टमर, नो एंट्री वॉज कैश बुक, बैंक में पैसे जमा हुए, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, क्या करूंगा लेस, लेकिन ओवरड्राफ्ट इसलिए ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया था ऐड। नेक्स्ट आउट ऑफ चेक्स वर्थ 85,000 चेक्स अमाउंटिंग 50,000 प्रेजेंट हुआ। अब देखो कितने के प्रेजेंट नहीं हुए, 85 माइनस 15 35,000 के चेक्स प्रेजेंट ही नहीं हुए, ठीक है। तो चेक्स इशू कर दिया मतलब कैशबुक का बैलेंस कम हुआ, बैंक में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होना चाहिए था, देखो ध्यान देना, चेक्स इशू कर दिया, ठीक है, चेक्स इशू कर दिया मतलब कैशबुक का बैलेंस कम हो गया। अब पासबुक में तो क्या हुआ, पासबुक में इफेक्ट ही नहीं आया, तो क्या करना चाहिए लेस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए क्या हो जाएगा ऐड, तो ये 35,000 मेरे क्या हो जाएंगे, देखो ऐड, दो बता देता हूँ आ जाओ, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे 35,000 ऐड हो गए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 1,000 ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है देखो ध्यान दें, 10,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैशबुक, इट वाज नॉट सेंड टू बैंक। अब देखो 10,000 का चेक आया, कैशबुक में एंट्री किया, कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक में रिकॉर्ड ही हुआ, क्या करूंगा ऐड, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 रुपए मेरे लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, चेक्स वर्थ 50,000 सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन वर्थ रिपोर्टेड, 35,000 कलेक्ट हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10,000 और 15,000 कलेक्ट ही नहीं हुआ। अब देखो बैंक में कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं, क्या करूंगा ऐड, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस हो जाएगा, तो 15,000 लेस होंगे, 10,000 लेस हो जाएंगे। देखो वही है, यहाँ पे आ जाओ, 15,000 लेस, 10,000 रुपए लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो ध्यान देना, द बैंक मेड अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1500 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो बैंक में क्या करा, बैंक में डायरेक्ट पेमेंट हो गई 1500 की, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं बैंक बैलेंस कम हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं, क्या करूंगा ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस, यानी ये भी लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट 4,000। अब देखो नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, बैंक में बैलेंस कम हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या करूंगा ऐड, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस।
बैंक चार्जेस 200 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कैश बुक में दो बार, एक एक बार तो दोनों जगह सही था, कैश बुक में एक और बार माइनस हुआ। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा, यहाँ पे कैश कांस्टेंट है तो लेस, ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड हो जाएगा, तो ये 200 ऐड हो जाएंगे, ये 175 अगर तुमको याद हो तो लेस हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इजी बता दो। ठीक है, देखो आ जाओ, ये 200 ऐड, तो ये 175 लेस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, देखो ध्यान देना। द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 5000। अब देखो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब पेमेंट साइड अंडर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट होने के जैसे कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा बच्चों। देखो पेमेंट का इस साइड अंडर कास्ट हुई, पेमेंट साइड पेमेंट कम माना, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, तो पासबुक का भी बढ़ाऊंगा यानी ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट इसलिए क्या हो जाएगा लेस, तो ये 5000 मेरे हो जाएंगे लेस। काफी इजी क्वेश्चन था, तो ये 5000 लेस कर देना था। ठीक है, देख लो बच्चों, यहाँ पे 5000 लेस हो गया, और तुम्हारा ओवरड्राफ्ट कैश पर कैश बुक आता था 63025, तो 63025 बैलेंस आना चाहिए था। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट 10 में से 10 तुमको मिल गए रहेंगे। नेक्स्ट था एनपीओ का क्वेश्चन। अगर जो बच्चे मेरी मैराथन देख के गए थे ना, वो बच्चे ये क्वेश्चन देख के तो काफी खुश हो गए रहेंगे। क्यों काफी खुश हो गए रहेंगे, तुमको पता है ये क्वेश्चन अपन ने डायरेक्टली मैराथन में डिस्कस किया और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, तो मॉड्यूल में भी था और यहाँ पे भी था, काफी इजी क्वेश्चन आया था। मैं डायरेक्टली इसके एडजस्टमेंट तुमको बताता हूँ। ठीक है, वन बाय वन वन बाय वन। सब्सक्रिप्शन ड्यू 225 और 150। अब देखो इसमें एक अपना सिंपल रूल है, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग में जो है एडवांस ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग लेस होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लोजिंग में एडवांस लेस होगा और आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कितना था, अगर तुम देखोगे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 3900 था। 3900 में दोनों भी आउटस्टैंडिंग वाले, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस 225, यानी 3825 सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे 3825 गया मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मैंने इसके लिए वो क्या बना दिया, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अच्छा और क्या बोला बच्चों, देखो ध्यान देना। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 150 एंड 120। अब देखो प्रिंटिंग के लिए पेमेंट कितनी किया, अगर तुम देख लोगे 420 की पेमेंट किया। ठीक है, वापिस से 420 में 120 ऐड, 150 लेस, उतना जाएगा 390 मेरा जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो यहाँ पे भी इनका कितना है 390। सेम विद द रिपेयर्स। अब देखो रिपेयर्स में भी सेम होगा, रिपेयर्स के बारे में भी आगे इन्होंने क्या बोला, चेक्स अनरिप्रेजेंटेड फॉर बीइंग पेमेंट ऑफ रिपेयर्स। अब देखो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ना बैलेंस एज पर पासबुक है, यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक है, तो होगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक है मतलब मेरे को कैश बुक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कन्वर्ट ये बैलेंस को। और अगर मेरे को ये बैलेंस को कैश बुक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कैश बुक के अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पे कैश इन एंड डिपॉजिट अकाउंट मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चेंजेस कुछ भी नहीं होंगे, चेंजेस कहाँ पे होंगे, करंट अकाउंट में। 900 रुपए मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरी कितने की पेमेंट तो आई नहीं है, 450 की पेमेंट आई नहीं है। अब देखो ध्यान देना, अगर तुमको बताऊं, मेरा 900 रुपए से बैलेंस कैशबुक का बढ़ा हुआ, पासबुक का बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने कैशबुक के हिसाब से कुछ पेमेंट किया जो पासबुक में आई नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आइडियली ये इतने से पासबुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो मैं इसका बैलेंस शीट पे कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा, 900 है, लेकिन 900 रुपए में से 450 के तो चेक अब तक आए नहीं, यानी टोटल 450 मेरा अभी भी क्या है, टोटल कितना है देखो ध्यान देना, कितने का मेरा बैलेंस होना चाहिए, 450 का मेरा कैश बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने 450 ही रखा। अच्छा उसके बाद क्लोजिंग में देखो, क्लोजिंग में करंट अकाउंट में का बैलेंस कितना था 225। बट बच्चों 225 में से 390 के तो चेक नहीं आए, 290 में 225 में से 390 के चेक आए नहीं, तो कितना बैलेंस होना चाहिए था, एक सेकंड, क्लोजिंग बैलेंस कितना था करंट अकाउंट का 225, 225 में से 390 के तो चेक ही नहीं आए, यानी 165 का मेरा ओवरड्राफ्ट रहेगा बच्चों। यहाँ पे मेरा आया था ओवरड्राफ्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट में तुमको ओवरड्राफ्ट लिख के आना था, यानी बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो तुम्हारा लायबिलिटी साइड आएगा। अगर मैं तुमको एक बार बताऊं किस तरीके से प्रेजेंट करना है, देखो यहाँ पे एक तो आ गया यहाँ पे 900 माइनस 450, ये आ गया 450, और यहाँ पे देखो 390 माइनस 225 कितना आ गया था, 165 का बैलेंस आया, और 165 का बैलेंस तुमको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए था। काफी इजी था, बैलेंस शीट में खाली इस तरीके से प्रेजेंट करना है। अच्छा रिपेयर्स की पेमेंट कितनी कंसिडर करूंगा, अगर बच्चों तुम वो भी यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे रिपेयर्स की पेमेंट कितनी हुई, देखो यहाँ पे 750 रुपए रिपेयर्स की पेमेंट हुई है। लेकिन बच्चों ये 750 में पिछले साल के चेक इस साल क्लियर हुए,
यानी ये 750 में पिछले साल का 450 है जो हटा दो। अच्छा इस साल का अब तक आया ही नहीं चेक, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में है नहीं, तो 390 ऐड कर दो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 750 माइनस 450 प्लस 390। उसी तरीके से हुआ 690 जाना चाहिए, कहाँ पे इनका 690 जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे 690 अपन ने लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट सा मशीनरी इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था। सेल और सेल भी डायरेक्टली गिवन है और परचेज भी गिवन है, ये सारे एडजस्टमेंट अगर तुम देखोगे क्वेश्चन पेपर में आके डायरेक्टली गिवन था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, उसके बाद में अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे मूविंग मशीन परचेस है, पेमेंट मतलब परचेस किया। अच्छा यहाँ पे सेल भी है, यहाँ पे सेल ऑफ इक्विपमेंट 120 बोला, तो परचेस सेल सब कुछ गिवन है, तो डायरेक्टली नेट फिगर में इसका वर्किंग नोट बना के क्या ले लिया, डायरेक्टली नेट फिगर ले लिया, डेप्रिसिएशन 705 रुपए। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक थी थोड़ी कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट, यहाँ पे हर जगह फिगर्स दिया होता रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड के फिगर्स से, लेकिन एक क्रक्स क्या होगा, क्या तुम अटक गए, यहाँ पे 3 लाख रुपए जो इन्होंने दिया ये रुपीज इन थाउजेंड करके नहीं दिया बच्चों। यानी ये हॉनरेरियम सेक्रेटरी 3 लाख से बढ़ाना है, लेकिन अगर तुम ऊपर के हिसाब से बढ़ाओगे तो कितने से बढ़ाओगे, 3 जीरो हटा दो, 300 रुपए से हॉनरेरियम बढ़ना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ पे ऑनरेरियम का जो पेमेंट हुआ ये पिछले साल का है, 2024 का 600 था, इस साल 300 से बढ़ाना है, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा 900, तो करंट ईयर का 900 पूरा आउटस्टैंडिंग है, मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। पिछले साल का 600 पिछले बैलेंस शीट में जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 900 रुपए का। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने गड़बड़ की होगी, इसको 3 लाख नहीं 300 कंसिडर करना चाहिए था। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड ऐड कर दो, और इंटरेस्ट ड्यू बोल के एसेट साइड लिख देना। बोनस टू ग्राउंड में आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओ, डायरेक्टली ऐड कर देना। अगर तुम ये सब एडजस्टमेंट करते तो तुम्हारा कितना आता बताओ बच्चों, देखो ध्यान देना। अगर तुम ये सब एडजस्टमेंट करते करेक्टली तो तुम्हारा सरप्लस आता 60 रुपए का सरप्लस आना चाहिए था। ठीक है, 60 रुपए का सरप्लस आएगा, वही सरप्लस बैलेंस शीट में लेके जाओ, 7815 से तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए थी। अगर 7815 से बैलेंस शीट टैली हुई है तो काफी अच्छी बात है। कैपिटल अकाउंट कैपिटल फंड तुमने ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर लेना चाहिए था। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिनका यही आंकड़ा आया है तो तुम्हारा डेफिनेटली आंसर करेक्ट है, डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद, अच्छा बच्चों अगर किसी को और भी कुछ डाउट है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो सर हमने ऐसा किया, तुम डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एडमिशन का क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। डी डायरेक्टली कितना कैपिटल लेके आया वो बोला, स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ाना है इंक्रीज बाय वो बोला, ये जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन में, लॉस है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑफ डेटर बनाने, 10% ऑफ डेटर 8 to 5 के मेरा प्रोविजन बनेगा, ये भी ये मेरे लिए सॉरी स्टॉक की वैल्यू गेन थी, ये मेरे लिए हो गया लॉस। फर्नीचर डिप्रिशिएट करना लॉस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग इनहेंसमेंट मेरे लिए गेन हो गया। ठीक है, तो ये सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में तुम्हारे को सजेस्टेड आंसर में बना के दिया हुआ है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेंट्री और बिल्डिंग पे गेन था, फर्नीचर एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पे लॉस था। ओवरऑल तुम देखेंगे तो 9450 का इनका गेन आया, 2:2:1 में बटेगा, 2:2:1 में बांट दिया। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तुमको लेना था 7500, डी जो न्यू पार्टनर आया वो लेके आएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन यहाँ पे लिया 3780 और 1890। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन में तुमको गुडविल गिवन था, तो तुमको टेंशन की गुडविल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। 22,500 खाली जो न्यू पार्टनर आएगा उसको उससे हिस्सा ले लेंगे, यानी न्यू हिस्सा था वो चले जाएगा, न्यू हिस्सा लेंगे। कौन से रेशो में लेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा। अच्छा जनरल रिजर्व पार्टनर को बांट देना, ओल्ड रेशो में था। अच्छा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1500 ड्यू टू आर हैज बीन पेड बाय ए। अब आर को जो पेमेंट करना था वो ए ने कर दिया, यानी ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। ए का कैपिटल अकाउंट का देखो, आ जाओ यहाँ पे, एक तो जनरल रिजर्व यहाँ पे बांट दिया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ए ने कर दी, उसको 1500 दे दिया क्रेडिट साइड। उसके बाद इनका कितना आया था, इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो आया 1:1 का, तो 1:1 का किसने देगा, 1:1 के पैसे कौन देगा, 1:1 के पैसे देगा डी। तो डी ने दे दिया 3000 रुपए गुडविल के, जो ए और बी को चले गए, सी का कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं था। और इसके बाद तुम डायरेक्टली निकाल सकते थे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट देना है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लेके गए, वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट किए। खाली 960 में बैंक का बैलेंस ऐड करना मत भूल जाना। ठीक है, यहाँ पे शायद से गलत कैलकुलेट है, लेकिन बैंक का बैलेंस ऐड करना मत भूल जाना। कितना बैंक का बैलेंस 7500 से ऐड हो जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसे 7500 लेके आया। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा 9450 का बैलेंस आया होगा रिवैल्यूएशन का तो करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी बैलेंस शीट कितने से टैली होनी चाहिए थी, 9175 अगर 9175 से अगर तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हुई तो अगेन ये वाला भी आंसर तुम्हारा डेफिनेटली करेक्ट था। ठीक है चलो,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी काफी इंपॉर्टेंट, अमल बिमल कमल वाला। दिस इज सेम एज मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मैंने रिवीजन में ये क्वेश्चन कवर किया था, ठीक है। अमल बिमल कमल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर होगा, अमल। यहाँ पे तुमको क्या बनाना था बच्चों, यहाँ पे क्रक्स ये था, यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट बनाना है। यहाँ पे क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस रीओपन करना है 1.5 लाख से। अब देखो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम देखोगे तो 3:2:1 है। तो जब मैं रीओपन करूंगा ना तो 1.5 लाख पार्टनर से लूंगा 3:2:1 में। फिर आगे क्या बोला, बिमल को दे देंगे 30,000 रुपए का बोनस। तो बिमल को 30,000 रुपए का बोनस दे दो। 1.5 लाख में से 30,000 का बोनस देने दोगे तो 1,20,000 रुपए तुमको बचेंगे। अच्छा, 1,20,000 फिर कैसे बताएंगे, रिवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने बोल दिया इक्वली, मतलब 1,20,000 डिवाइड बाय 3, 40,000 तीनों भी पार्टनर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज हो रहा है। इसके लिए P&L एडजस्टमेंट बनाना मैंने तुमको पहले भी सिखाया, और यहाँ पे मैंने सजेस्टेड आंसर में भी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अगर तुम देखेंगे तो वर्किंग नोट में रखा हुआ है, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट पहले देखो, 1.5 लाख लिया, 3:2:1 ओल्ड रेशियो में इनसे ले लिए। उसके बाद बिमल को 30,000 का बोनस दे दिया, फिर 40-40-40 तीनों ने रख ली, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बना, देखो ब्रॉड डाउन ले लिया, 40-40-40-30 और 75-50-25 पहले पुराना वाला रिवर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट थे, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट देख लेना। इसमें फटाफट फटाफट, रिवैल्यूएशन में कोई क्रक्स नहीं है, काफी इजी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में तुम देखोगे तो बिल्डिंग को, फिक्सचर को 1 लाख पे रिवैल्यू करोगे, बिल्डिंग अप्रिशिएट करोगे गेन होगा, इन्वेंट्री राइट डाउन करोगे लॉस होगा, और प्रोविजन मिले लॉस होगा। तो अगर इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में भी बना था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम लोग अगर बनाओगे तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 24,750 का, और जो भी लॉस आएगा वो इक्वली बटेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 8250 का लॉस है जो यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा 8250। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है गुडविल। बच्चों करना क्या चाहिए, आईसीआई ने यहाँ पे गिवन नहीं है कौन सी मेथड फॉलो करनी है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अकॉर्डिंगली अगर मैं आईसीआई के एग्जैक्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं कि क्या बोला हुआ है मॉड्यूल में, तो यहाँ पे तुमको करना चाहिए था वेटेड एवरेज। क्यों, क्योंकि अगर तुम देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, 1.15, 1.25, 1.40, 1.5 लाख, देखो क्या क्या कैसे कैसे, 1.15, 1.25, 1.40, 1.5 लाख इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो यानी वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए था। लेकिन बच्चों अगर तुम नोट लिख के सिंपल एवरेज भी फॉलो करोगे तो गलत नहीं होगा। आइडियली आईसीआई ने मार्क्स देने चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपल एवरेज से भी देने चाहिए, वेटेड एवरेज से भी देने चाहिए। मैं तुमको दोनों मेथड से यहाँ पे गुडविल बताता हूँ और दोनों मेथड से तुमको आंसर बताता हूँ। अगर तुम लोग गुडविल निकालोगे सिंपल एवरेज से तो तुम्हारा गुडविल आएगा 3,97,500। देखो अगर गुडविल कौन से मेथड से निकालोगे, गुडविल निकालोगे सिंपल एवरेज से तो तुम्हारा आएगा 3,97,500। अच्छा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालो, 4:1 का गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो 4:1 में बिमल और कमल से लेंगे, सॉरी किससे किससे, देखो कौन रिटायर हो रहा है, अब बिमल और कमल से लेंगे, किसको देंगे, अमल को देंगे, ठीक है। यहाँ पे कमल आ गया, सॉरी यहाँ पे अमल आ जाएगा, ठीक है। तो देखना, ध्यान देना, 3,97,500 का गुडविल आएगा, 1,06,000, 26,500, 31,500 इस तरीके से बटेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटता, अगर वैसे बांटूंगा तो अमल के लोन को जाएगा 489,250, 235,750 और 160,250, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर तुम लोग गुडविल लोगे वेटेड एवरेज से तो तुम बोलोगे सर अपने सजेस्टेड आंसर की खासियत क्या है। मैंने यहाँ पे हर एक तरीके से जहां जहां पॉसिबल हो सकता है वो पॉसिबल सिनारियो तुमको बताए। तो अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो गुडविल दोनों मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है, एक तो सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से अगर तुम गुडविल कैलकुलेट करोगे 1, 2, 3, 4 का वेट दो तो ये आता है 1,38,500, यानी गुडविल आ जाएगा 4,15,500। 4,15,500 का गुडविल अगर मैं कंसीडर करूंगा तो 1,10,800 और 27,700, 138 ये अमल को जाएगा वापस से, ठीक है। 138,500 अगर मैं इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटू तो इनका अमल लोन जाएगा 578,500, 230,950 और 159,050। सर हमने एग्जाम में क्या किया, हमने सिंपल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, नोट लिखना चाहिए था। हमने वेटेड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, नोट करना चाहिए था। अगेन आईसीआई क्या देता पता नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों अल्टरनेटिव आंसर मैंने यहाँ पे तुमको दिए, वेटेड एवरेज के साथ भी दिया हुआ है, सिंपल एवरेज के साथ भी दिया हुआ है। अगर तुमको मेरे क्लास के लॉजिक याद हो तो मैंने बोला था इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आज आते आते भी बोला था इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज फॉलो करो, अदरवाइज सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज भी करके आओ तो आईसीआई ने तुमको पूरे मार्क्स देने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। वेटेड एवरेज भी करके आओगे तो पूरे मार्क्स देने चाहिए, और आईसीआई ने इसके पहले भी जब जब आया है तब तब दोनों अल्टरनेटिव से आंसर एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, अगेन काफी इजी क्वेश्चन था, खाली एक क्रक्स क्या था, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्रक्स है यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन का जो मैंने तुमको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट का, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट रिवील था 837,500। अब यहाँ पे बच्चों क्रक्स क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है लेकिन मेरे को रीओपन करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत एडजस्टमेंट है। अब देखो ध्यान देना, कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट 81,250, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर
ठीक है, ये एडजस्ट होना चाहिए था क्या? डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे गलत नहीं हो। जहां जहां गलत हुआ, यहाँ पे जो चीजें गलत हुई है ना, मेरे को उसका इफेक्ट देके रेक्टिफाई करना था। परचेस ऑफ व्हीकल 62500, ये मेरे पीएनएल में जाना चाहिए था क्या? नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था व्हीकल? क्योंकि व्हीकल मेरे लिए एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट में जाता। अच्छा, अगर बैलेंस शीट में जाता तो बाद में डेप्रीसिएशन चार्ज करता, तो एक तो व्हीकल से प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट कम होगा, मैं डायरेक्टली नेट अमाउंट ले सकता हूँ। अच्छा, आगे क्या बोला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बट व्हाइल प्रिपेयरिंग पीएनएल ही फॉरगॉट टू प्रोवाइड फॉर। अब देखो क्या हुआ, कुछ चीजें लेना भूल गया, प्रीपेड एक्सपेंस लेना भूल गया। प्रीपेड एक्सपेंस से क्या होगा बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस से प्रॉफिट मेरा, देखो एक्सपेंस मैंने ज्यादा माने, प्रीपेड एक्सपेंस से मेरा प्रॉफिट बढ़ के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंस अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन से मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो ये चीजें मेरे को प्रॉफिट में कंसीडर करनी चाहिए थी। यहाँ पे भले ही बैलेंस शीट पूछा हुआ है, लेकिन वर्किंग नोट में तुमको बनाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। आउटस्टैंडिंग कमीशन प्रीपेड एक्सपेंस को कंसीडर किया 837500 और 812500, इस तरीके से तुम्हारा आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने कंसीडर करना चाहिए था। अच्छा, आगे काफी और क्या क्या है देखो, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे परचेस ऑफ व्हीकल ऑफ 62,500, ये बैलेंस शीट में जाना दिया था, बोला हुआ भी नहीं है, पीएनएल में लिया हुआ है, तो इसलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली इसका डेप्रिसिएशन अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें और आगे तुम अगर वर्किंग नोट बनाओगे तो एक ट्रेड रिसीवेबल की वर्किंग नोट, जहाँ पे तुमको प्रोविजन निकालना पड़ेगा, व्हीकल का बैलेंस निकालना है, एक व्हीकल तुमने परचेस किया था वो वाला पार्ट कंसीडर करके फिर डेप्रिसिएशन निकालना, और एट लास्ट फर्नीचर फिक्चर। अगर ये सब चीजें करते तो हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट बन जाती। ओपनिंग कैपिटल गिवन था, नेट प्रॉफिट तुमने नीचे से निकाला, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग कमीशन, तुम्हारी बैलेंस शीट 4163750 4163750 से टैली होनी चाहिए थी। अगेन काफी काफी इजी क्वेश्चन था, बिना कंफ्यूजिंग। अच्छा, ऐसा सेम क्वेश्चन अगर तुमको पता है तो मेरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है, अगर तुम जाके देखोगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक सेम क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन। इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, उसके 1.25 मल्टीप्लाई करके इन्होंने क्वेश्चन सेट कर दिया। मेरे को तो लगता है इन्होंने ये क्वेश्चन अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक से ही सेट किया है। ठीक है बच्चों, तो काफी इजी क्वेश्चन था, एडिशनल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आया, तो जो बच्चे मेरी एडिशनल क्वेश्चन बैंक और नोट्स भी करके गए वो खुश होंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं था, मतलब मैं बता रहा हूँ कितना भी टफ क्वेश्चन आया, हर क्वेश्चन अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक में था। तो जो भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भरोसा रखे गए उनके भरोसे की जीत है, और हम जीतेंगे, हमने जो नारा लगाया था हम डेफिनेटली जीत गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगर तुम आके देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक एसेट परचेस किया 18,000 और 1,20,000, मतलब 1,38,000। अच्छा, एक और एसेट खरीदा 72,000, डेप्रीसिएट करते करते आना था। बाद में क्या हुआ, 2 साल बाद 48,000 में सोल्ड किया, और वो डेट पे न्यू मशीन परचेस किया 90,000। सिंपल बोला, 15% ओरिजिनल कॉस्ट, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए इतना सफिशिएंट भी है। कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं बोला, एकदम इजीएस्ट पार्ट पूछा था डेप्रीशिएशन का, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट किस तरीके से बना देते। 138 का परचेस किया और 72 का परचेस किया। अच्छा, 138 का जो परचेस किया वो मैंने परचेस किया जुलाई में। जुलाई से मार्च कितने महीने रहते हैं? जुलाई से मार्च रहते हैं 9 महीने, यानी इसके ऊपर डिप्रेशन लगेगा 9 महीने का। अच्छा, जो 72,000 का परचेस किया वो परचेस किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को परचेस किया, तो बच्चों इसके ऊपर लगेगा डिप्रेशन 3 महीने का, तो इसके ऊपर 3 महीने का 9 महीने का ऐसे करेंगे तो टोटल डिप्रेशन आएगा 18,225, और एक बैलेंस कैरिड डाउन तो इधर हो गया ब्रॉट डाउन। फिर से डेप्रेशन, अब तो डायरेक्टली 138 और 72 का 15% डायरेक्ट लगाओ, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट बोला 15%, तो 31,500 आएगा। फिर थर्ड ईयर में सोल्ड आउट हुआ। अब थर्ड ईयर में जब सोल्ड आउट होगा इसके लिए वर्किंग नोट बना लेना। देखो फर्स्ट ईयर में 2,700 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, सेकंड ईयर में 10,800 लगा 15% से, थर्ड ईयर में बच्चों सोल्ड आउट हुआ जून में, बच्चों सोल्ड आउट हुआ जून में, तो वापस से कितने महीने का लगेगा? अप्रैल में जून 3 महीने का डिप्रेशन लगेगा, वापस से 3 महीने का 2700 डिप्रेशन लगाया, तो 2700 का यहाँ पे मिडल ऑफ द ईयर में तुम्हारा डिप्रेशन होना चाहिए था। बैंक से है 48। अब देखो बैंक से है 48, 55,800 का एसेट था, तो कितने का लॉस हुआ? 7,800 का लॉस हुआ, 7,800 का लॉस बुक कर दिया। फिर ईयर एंड पे दो चीज एसेट पे डिप्रेशन, एक तो 138 का पूरे साल का, और उसके बाद न्यू मशीन खरीदा कब? 90,000 रुपए की न्यू मशीन खरीदा 30 जून पे। 90,000 रुपए पे कितना लगेगा? 90,000 इंटू 15% इंटू 9/12। ठीक है, अगर इंटू 9/12 करोगे तो 10125 आएगा। ये वाली मशीन पे 9 महीने का डिप्रेशन क्यों लगेगा बच्चों? क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर में परचेस किया, जून से मार्च 9 महीने होते हैं, और तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन आना चाहिए था 160,950। तो किसी का अगर बैलेंस कैरिड डाउन 160,950 आया तो एकदम डेफिनेटली एक्यूरेट है, 160,950 का तुम्हारा रहना चाहिए था। उसके बाद दो क्वेश्चन में ऑप्शन थे, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में दोनों क्वेश्चन गलती से करके आएंगे तो गलत था बच्चों, सब पार्ट इधर 1 और इधर 2। 1 वाला क्वेश्चन था म्यूचुअल अकोमोडेशन का सबसे इजी क्वेश्चन। अब तक अपन देखते थे रिवर्स बिलिंग, वापिस से रीबिल होता था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, गगन और अमन थे, उन्होंने पहले का बिल ड्रॉ किया 7,500 का, गगन ने एक्सेप्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया अमन को, जो 8% पे डिस्काउंट कर लिया 3 महीने के लिए। अब 2:1 का इनका रेशियो था। आगे क्या हुआ बच्चों, ऑन मैच्योरिटी डेट अमन रेमिटेड हिज शेयर टू द गगन और ऑनर हो गया।
यानी एक ही बिल था, सिंगल बिल, वन बिल, और वो भी हो गया ऑनर। अच्छा, अगर तुमको याद हो अपन ने जो मॉड्यूल में केसेस पढ़े, एक बिल आता था वो डिसऑनर होता था, फिर नया बिल देते फिर वो डिसऑनर होता था। यहाँ पे कितना सिंपल दे दिया बच्चों, एक ही बिल बनाए वो बिल ऑनर हो गया। तो इसकी काफी इजी जर्नल एंट्री से देखो, ध्यान देना। अमन ने ड्रॉ किया, मतलब अमन हो गया ड्रॉ और गगन हो गया ड्रॉ ही। अमन के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, गगन के लिए हो गया बिल पेबल। अमन के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ध्यान देना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गगन, और अमन के लिए गगन के बुक्स में हो जाएगा अमन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 7,500 का। अच्छा, उसके बाद यही बिल इन्होंने बैंक के साथ डिस्काउंट किया, कितना डिस्काउंट आएगा, 7,500 इंटू 8% इंटू 3/12। अगर तुम देखोगे 150 रुपए का डिस्काउंट आना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 माइनस 150, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7350, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150 टू बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद वही बिल मैंने गगन को फॉरवर्ड कर दूंगा, गगन को इसमें से कितना हिस्सा दूंगा, 150 का थर्ड, यानी 50 रुपए का डिस्काउंट किसको दे दूंगा, सामने वाले गगन को, और इसमें से पैसे कितने दूंगा, 7,500 माइनस 150 डिवाइड बाय 3, पैसे दूंगा 2450। ठीक है, तो 2450 सामने वाले को पैसे दे दूंगा, इतने रेमिट कर दूंगा। ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे अमन को देने पड़ेंगे पैसे, गगन को कितने देगा, उसका पूरा शेयर 7,500 में उसका 2/5 का शेयर था, यानी 2/3 का शेयर था, 5,000 रुपए दे देगा। ठीक है, तो काफी सिंपल जर्नल एंट्री से तुम डायरेक्टली अगर सजेस्ट आंसर पे आके देखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू गगन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इसमें का 2,500 दे दिया, और मैच्योरिटी पे अपन ने पैसे गगन को दे दिए। अच्छा, गगन मैच्योरिटी पे क्या करेगा, बिल ऑनर करेगा, गगन ने पहले बिल पेबल दिया और अपने पैसे रिसीव करे। ठीक है, 5,000 रुपए अमन से आ गए और उसने पूरा के पूरा 7,500 ऑनर कर दिया। तो काफी सिंपल जर्नल एंट्री से, कोई एकदम डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं था, एकदम इजी वाला पार्ट था, इसमें आसानी से तुम कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम देखोगे सब्सिडरी बुक आया, अगर सिंपल बात बताओ तो सोल्स टू अल्फा इंडस्ट्रीज आएगा, क्योंकि सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट वाले लेते, कैश वाले नहीं लेते, और सेल ऑफ फिक्स एसेट नहीं लेते। ओल्ड फर्नीचर सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये वाला नहीं आएगा। उसके बाद सोल्ड 20 डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आएगा। उसके बाद सोल्ड टैबलेट गोकू फॉर कैश, कैश में बेचा, नहीं आएगा। जट एंटरप्राइजेस को बेचा क्रेडिट पे, आ जाएगा बच्चों, तो जो क्रेडिट पे वो आ जाएगा, इसमें तुमको है ना नोट भी लिख के आना था, जो कैश वाले और फर्नीचर है नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक 10% डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट नहीं था, इसमें डिस्काउंट माइनस करके टोटल ले लिया। इस तरीके से तुमको यहाँ पे सेल्स बुक बनाना था। अच्छा, सेल टू अगर तुम देखोगे, सेल टू गोकू और ओल्ड फर्नीचर जो कैश में बेचा और फर्नीचर बेचा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसके रिगार्डिंग नोट लिखना था। अगर नोट लिख के आओगे तो एक एक्स्ट्रा एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन था, नोट तो डेफिनेटली तुमसे एक्सपेक्ट करेगा ही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगेन बोनस प्लस राइट और फाइनल कॉल ड्यू का था। पहले 30 रुपए की फाइनल कॉल थी, 1.5 लाख इक्विटी शेयर, तो 1.5 लाख इक्विटी शेयर इंटू 30, ठीक है, 45। अच्छा, यहाँ पे रुपीज इन लाख है, अपन भी आंसर रुपीज इन लाख में प्रेजेंट कर सकते हैं, तुम चाहो तो फुल भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो 45 लाख का अगर तुम देखोगे, यहाँ पे फाइनल कॉल ड्यू था, फाइनल कॉल ड्यू करके पहले कर लेना। फाइनल कॉल ड्यू करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बाद में बैंक से पैसे आ जाएंगे। बाद में कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने बोनस दिया 3 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 एंड। अब बोनस देखोगे तुम कितने का आ जाएगा, 1.5 लाख शेयर थे, 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, यानी 90,000 शेयर्स का बोनस दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा, ईच वैल्यू कितनी थी, अगर ईच वैल्यू देखोगे तो 100 रुपीज पर शेयर है, तो 90,000 इंटू 100 देखोगे, यानी 90 लाख रुपए का इन्होंने क्या दिया, 90 लाख रुपए का इन्होंने बोनस दिए। बोनस के लिए बच्चों में क्या यूज कर सकता हूँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकता क्या, नहीं। जनरल रिजर्व यूज कर सकता क्या, यस। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेफिनेटली इसके लिए तो बना हुआ यूज करने के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूँ, पीएनएल। रिवैल्यूएशन रिजर्व सिर्फ यूज नहीं कर सकता था, यानी 5.2 अलाउड नहीं था। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व छोड़ के बाकी सब कुछ मैं यूज कर सकता था। बाद में कंपनी ने दिया राइट शेयर, 1 इक्विटी शेयर फॉर 5 एंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये था, सर बोनस शेयर पे भी राइट शेयर मिलेंगे क्या। बच्चों डेफिनेटली यस, क्योंकि बोनस अगर तुम देखोगे तो 1 जुलाई को दिया हुआ है, और राइट कब दिया, 1 अक्टूबर, यानी राइट शेयर्स बाद में दिया, यानी बोनस पे भी राइट मिलेगा। यानी टोटल 1.5 लाख शेयर्स पहले थे, 90,000 बोनस दे दिए, तो कितने हो जाएंगे, 1.5 लाख प्लस 90,000, ये हो जाएगा 2,40,000 शेयर्स टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अब 2,40,000 में राइट इशू कितना दूंगा, डिवाइड बाय 5, यानी 48,000 का मेरा हो जाएगा राइट इशू 10% प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए के शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम, 110 पे राइट इशू दूंगा, तो 48 लाख जाएगा मेरा कैपिटल को, और बचा कुछ आ जाएगा मेरा कितना, अगर तुम देखोगे तो इसका 4.8 लाख जाएगा मेरा कैपिटल को। देखो यहाँ पे एक एक जर्नल एंट्री तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तो फाइनल कॉल ड्यू किया और बाद में बैंक से दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जब मैं बोनस दे रहा हूँ 90 का, यहाँ पे सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और पीएनएल यूज किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं किया, और बोनस दे दिया।
अच्छा उसके बाद देखो ध्यान देना 48 गया और 4.8 ये गया, 48 प्लस 4.8 52 का राइट एप्लीकेशन आया और राइट एप्लीकेशन से मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को अलॉट कर दिया। अच्छा यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बना रहा था, तो नोट्स टू अकाउंट में अगर तुम देखोगे तो कितने हो जाएंगे शेयर, पहले थे देखो 1 लाख, नहीं पहले कितने थे एकदम, एकदम पहले मेरे हिसाब से थे 1,50,000, 1,50,000 के बाद बोनस दिया 90,000 का, राइट दिया 48 का, तो टोटल कितने हो गए 1.5 लाख प्लस 90 प्लस 48, ये हो गया 288, करेक्ट आ गया 288। प्रेफरेंस शेयर में नो चेंज। अच्छा जब मेरे को यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस बनाए तो डिटेल नोट्स टू अकाउंट में बनाना था, डिटेल एक एक लिख के। अब जैसे यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम था, पहले 30 था, बोनस के लिए 30 यूज किया, 4.8 बाद में आया तो ये हो गया 4.8। जनरल रिजर्व 25 था, 25 का 25 खत्म हो गया, माइनस करके बताना है। सीआरआर 25 का 25 माइनस करके बताना है। पीएनएल 20 का था, 10 बोनस इशू में गया, 10 बचा। अच्छा यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व था 5.2 एज इट इज, नो चेंज। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20। इस तरीके से तुमको नोट्स टू अकाउंट भी यहाँ पे बनाना था। अगर नोट्स टू अकाउंट बना के आए, काफी इजी एंट्री सी अगर करके आए होंगे तो फुल मार्क्स तुमको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो ध्यान देना, काफी इजी क्वेश्चन, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने मैराथन में कराया था, प्रोराटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है। प्रोराटा अलॉटमेंट के देखो 2.5 लाख एप्लीकेशन है, लेकिन 1 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, बच्चे कुछ को मैंने दे दिया प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके है ना तुमको वर्किंग भी बना के दी है, इस तरीके से एग्जाम में भी तुम वर्किंग बनाते तो चलता। ठीक है देखो बच्चों यहाँ पे मैंने वर्किंग की है। 2.5 लाख एप्लीकेशन आए 6 रुपए से, यानी टोटल पैसे आए 15 लाख। इसमें से मैंने क्या कर दिया बच्चों, 1 लाख इंटू 6 रुपए, 6 लाख रुपए मैंने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिए और रिफंड हो जाएंगे बैंक से, 6 लाख रिफंड हो गए। बचे हुए रिमेनिंग का क्या हुआ 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को अलॉट कितना होगा, 1.5 लाख को प्रोराटा अलॉटमेंट करना है। मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट ही 1 लाख का कर सकता हूं, तो 1.5 लाख वालों को कितने जाएंगे, 1 लाख शेयर जाएंगे। अच्छा अब इसमें 1.5 लाख से अमाउंट रिसीव कितना हुआ था 9 लाख, लेकिन एक्चुअली इसको अलॉट कितना हुआ, 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए के अलॉट हुए, यानी 9 लाख में से 6 लाख के अलॉट हुए, तो कितने का एक्सेस है, 3 लाख रुपए का एक्सेस है। एक्सेस टू बी एडजस्टेड, मतलब 3 लाख रुपए का जो एक्सेस है वो मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे 9 लाख आया, 6 लाख, 3 लाख रुपए एडजस्ट होंगे कब, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 लाख एडजस्ट हो जाएंगे। अगर इसको बताओ तो रिफंड हो जाएगा मेरा 6 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल को जाएगा 6 लाख और 3 लाख का मेरा अगले फ्यूचर में एडजस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एंट्रीज भी किया, देखो 4 लाख गया कैपिटल को, 2 लाख गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब ये हो गया 6 लाख। 6 लाख गया बैंक से रिफंड के लिए जैसे अपन ने बनाया, और 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 15 लाख का एप्लीकेशन आया, उसके बाद अकॉर्डिंगली हुआ। अच्छा आगे एक है ना शेयर मैंने फॉरफीचर किया, शेयर फॉरफीचर का वाला पॉइंट भी काफी ईजी है। देखो मैंने क्या किया, 3,000 किसी शेयर के पास 3,000 शेयर उसने अप्लाई करे थे। अब उसने देखो बच्चों 3,000 शेयर अप्लाई करे, उसको मिले कितने होंगे बच्चों, देखो 1.5 लाख को मिले 1 लाख, तो 3,000 शेयर होल्डर वाले को कितने मिले होंगे, 1 लाख इंटू 3,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, अगर इस तरीके से करूं तो इसको मिले होंगे 2,000 शेयर्स। ठीक है, अब आइडियली इससे पे तो 3,000 के लिए किए, पे तो 3,000 रुपए के लिए किए। अगर तुम देखोगे तो 3,000 इंटू 6 यानी इससे आए थे 18,000, 18,000 रुपए इससे ऑलरेडी आ चुके थे। इसने कितने पैसे नहीं दिए, इसने 2,000 शेयर्स के ऊपर बचा कुचा नहीं दिया। अब इसने देखो टोटल देना चाहिए था 2,000 इंटू टोटल इश्यू वैल्यू कितनी थी 12 रुपए, यानी देना चाहिए था 24, दिए 18, यानी कॉलिन एरियर्स कितना है 6,000 रुपए, मेरा कॉलिन एरियर इससे 6,000 रुपए आना बाकी था। 6,000 रुपए के लिए मैं शेयर फॉरफिट कर दूंगा और 8 रुपए एज अ फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर दूंगा। ठीक है, अगर इसने कैपिटल का हिस्सा बताओ, कैपिटल का हिस्सा टोटल कितना दिया, तो 18 में से प्रीमियम हटा दो, 2,000 इंटू 2, 4,000 हटा दो, यानी इसने कैपिटल का हिस्सा दिया 18,000 माइनस 4, यानी आइडियली शेयर फॉरफीचर 14,000 रुपए का शेयर फॉरफीचर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाना, एक बार बता दो, देखो कैसे लिया। देखो बैंक से 200 इंटू 8 टोटल 200 शेयर के लिए पैसे आए थे। शेयर फॉर फीचर देखो ध्यान देना, 4,000 रुपए में लेके चले जाऊंगा शेयर फॉर फीचर को, और 20,000 रुपए जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। जब मैं ये जो बैंक से पैसे आए फॉर फीचर के लिए, देखो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, जैसे मैंने तुमको बताया 2,000 इंटू 10 20,000, इसमें से शेयर फॉर फीचर के 14,000 दिया और 6,000 कॉलिन अरियर था, अपन ने भी 6,000 कॉलिन अरियर कैलकुलेट किया, 6,000 कॉलिन अरियर आया। अब उसी के बाद ये शेयर मैंने 8 रुपए पे रीइश्यू करे, मतलब 16,000, लेके जाना है 20, चाहिए 16, तो फॉरफीचर से कितने ले लूंगा, 4,000 रुपए ले लूंगा फॉरफीचर से। अब अगर बच्चों देखो मेरे पास फॉरफीचर का टोटल बैलेंस था 14, इसमें से 4,000 यहाँ पे लेके चले गया, तो बचा कितना 10,000 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस जो है वो मेरा चले जाएगा कैपिटल रिजर्व को, 10,000 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व को लेके चला गया। उसके बाद बच्चों जो लास्ट था, डिफाइन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ऑलरेडी मैंने मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल तुमको मैराथन में कराया था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख चुका हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पूरा का पूरा तुम्हारे के साथ सजेस्टेड आंसर मैंने डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक है। अगेन सर पेपर जैसा भी गया, एक बात बताओ बच्चों, अगर हो गया, ठीक है, और अब बिंदास जितने भी दिन है तुम्हारे पास छुट्टी हो गया, 8 दिन 10 दिन, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरमीडिएट जल्दी चालू करना है, इसलिए जितने भी दिन है अब सोचना छोड़ो, और जैसा भी गया, अगर तुमको कॉन्फिडेंस है 200 250 भी आ जाएंगे तो ठीक है, 200 पे भी पास हो रहे हो तो काफी अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो डेफिनेटली अपन ने मेहनत की, अपने को मंजिल जरूर मिलेगी। जिसने मेहनत नहीं की वो टेंशन ले, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको मंजिल मिलने ही वाली है। ठीक है, तुमने मेहनत की, तुमने हार्डवर्क किया, तुम्हारे हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं होंगे, तुमको डेफिनेटली तुम्हारे हार्डवर्क का आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है इंटरमीडिएट का कैसा करना है, तो इंटरमीडिएट के ऊपर मैं अलग से प्लानिंग वीडियो बना दूंगा, तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके मैं इंटर की प्लानिंग करके दूंगा। अगर मैं तुमको बताऊं तो इंटरमीडिएट की बैच 2 जून से चालू कर रहे हैं। सर इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? देखो, इंटरमीडिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे तुमको सबसे कम टाइम मिलता पूरे टाइम स्पैन में। अगर तुम देखोगे फाउंडेशन तुम्हारे पास 2 ढाई साल ऑलरेडी थे, इंटरमीडिएट को सबसे कम टाइम है, इसलिए इंटरमीडिएट हम जल्दी चालू करते हैं ताकि कहीं ना कहीं तुमको एक एज मिले। और कहीं ना कहीं हम टेस्ट सीरीज वगैरह ज्यादा लेते हैं, अपन टेस्ट सीरीज ज्यादा कंडक्ट करते हैं, तो उस वजह से अपने को सिलेबस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अपन जल्दी चालू कर रहे हैं ताकि एकदम ऑन टाइमली सिलेबस खत्म हो। 2 जून को चालू होगी इंटरमीडिएट के प्लानिंग के ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी तुम्हारे को कुछ भी डाउट है तो डायरेक्टली मेरे को 86684352384520 ये वाले नंबर पे तुम मेरे को डाउट्स, जितने भी डाउट्स है तुम्हारे, भेज सकते हो। जो भी तुम्हारी क्वेरीज है पूछ सकते हो, या फिर ये कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं हर एक क्वेरी तुम्हारी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम बिंदास होकर रहो, बिंदास रहो, और कुछ भी डाउट है पूछो, और इंटरमीडिएट के प्लानिंग के ऊपर भी मैं अलग से तुमको लगे तो वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, स्टे ट्यून्ड, और जैसे मैंने बोला था तुमको सजेस्टेड आंसर लेके आऊंगा, सजेस्टेड आंसर आ चुका है, पूरा देख लेना, जहां जहां डाउट है तुमको खत्म कर देना। ठीक है, तो ये वीडियो एंड करता हूँ, कुछ और भी रहे तो डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट जरूर करना, है ना। और मैं तो चाहता हूँ तुम लोग पास हो जाओ, पास होकर डेफिनेटली इंटरमीडिएट में दिखो, और अब डायरेक्टली इंटरमीडिएट में दिखेंगे, है ना। तो सी यू सून इन द इंटरमीडिएट।